मैं डॉक्टर भावेश कुमार चौहान, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BBD NITM लखनऊ, पावर सिस्टम एनालिसिस कोर्स में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पावर स्टेबिलिटी के द्वितीय भाग में स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एवं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को रिव्यू करते हुए फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। साथ के साथ हम वो मीन्स, वो तरीके जिनसे कि हम किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को और बेहतर बना सकते हैं, उनको भी समझेंगे। साथ ही ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के एनालिसिस के लिए एक ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि हम इक्वल एरिया क्राइटेरियन भी कहते हैं। उस पर भी हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी और उसी पर आधारित न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कहें तो सर्वप्रथम तो स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी इज़ एन एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू ए डिस्टर्बेंस। अगर वो डिस्टर्बेंस ग्रेजुअल और स्लो है तो हम उसकी एबिलिटी जिससे कि वो रिस्टोर कर रहा है अपनी नॉर्मल पोजीशन को, उसको हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के दायरे में देखते हैं। और अगर वो डिस्टर्बेंस सडन है, लार्ज है और उसके बावजूद भी सिस्टम स्टेबल रहता है, इट डज़ नॉट मूव टू इनस्टेबिलिटी, तो हम उसको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के दायरे में देखते हैं। तो इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशंस आफ्टर ए लार्ज डिस्टर्बेंस। अब ये डिस्टर्बेंस क्या है? डिस्टर्बेंस किसी भी पावर सिस्टम में अमूमन होते हैं। वो डिस्टर्बेंस क्या हो सकते हैं, उनका स्वरूप क्या हो सकता है? वो हो सकते हैं लॉस ऑफ लोड की वजह से, लॉस ऑफ जनरेशन की वजह से, या आउटिंग की वजह से, आउटेज की वजह से, फॉल्ट्स की वजह से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स लाइक LG फॉल्ट्स, LLG फॉल्ट, और वो हम स्विचिंग के वजह से भी इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो अगर देखें तो अमूमन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, जैसा कि शब्द अपने रूप में अपने आप ही स्वतः परिभाषित करता है कि ट्रांजिएंट में ये जो चेंजेस हैं वो सडन हैं और स्टडी में ये जो चेंजेस हैं वो स्लो हैं और ग्रेजुअल हैं। तो जब हम स्टेबिलिटी को समझते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, इंक्लूडिंग पावर सिस्टम, तो हमको ये समझना भी ज़रूरी है कि ये जो स्टेबिलिटी है ये एब्सोल्यूट नहीं होती। स्टेबिलिटी भी एक लिमिटेड रेंज के लिए वैलिड रहती है, इसकी एक सीमा होती है, एक निश्चित सीमा रहती है। स्टेडी स्टेट को अगर समझें तो स्टेडी स्टेट में जो ये लिमिट है, जिसको कि हम स्टेबिलिटी लिमिट कहते हैं, ये बेसिकली P इक्वल टू EV x साइन डेल्टा की फॉर्म में, इस फार्मूले को आपने देखा होगा, जो कि व्हाट इज़ दिस, E इज़ द सेंडिंग एंड वोल्टेज और जनरेशन वोल्टेज, V इज़ द रिसीविंग एंड वोल्टेज, मीन्स एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, X इज़ द रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड डेल्टा इज़ द रोटर एंगल. So this gives the maximum limit for steady state stability. So this is the maximum. अगर आप साइन को 90 ले लें तो साइन 90 पे फुल है तो इट विल कम आउट एज P max इक्वल टू EV x. So this is the maximum power that system can transfer successfully without एनी लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म. तो ये समझना है कि नॉर्मल स्टेट से क्या मायने हैं. नॉर्मल स्टेट से मायने ये हैं कि सिस्टम डज नॉट लूज सिंक्रोनिज्म, इट वर्क्स इन सिंक्रोनिज्म. क्योंकि आप ये समझिए मल्टी मशीन सिस्टम्स हैं तो उसमें डिफरेंट जनरेटर्स दे रन इन पैरेलल, सो दे रन इन सिंक्रोनिज्म. सो इफ डिस्टर्बेंस इज टू लार्ज और if it is for a very long duration, or if the fault is not cleared after a certain time or a longer time, then the system may lose synchronism. But if it is within a range, if it is within the tolerance,
अगर वो एक निश्चित सीमा के बीच में है तो सिस्टम सिंक्रोनिज्म को लूज़ नहीं करता है, एक टेम्परेरी डिस्टर्बेंस आता है, इट टेक्स केयर ऑफ इट एंड इट कम्स बैक टू द नॉर्मल ऑपरेशन. सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल द स्टेबिलिटी. तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट अमूमन स्टडी स्टेट लिमिट से कम होती है, यानी कि अगर ये जो फैक्टर है इससे कम होती है. क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो चेंज है वो सडन है, वो ग्रेजुअल नहीं है. और अगर आप एक आम इंसान को भी देखें, अगर उसको अचानक कोई बहुत तेज़ी से धक्का दे तो यकीनन है कि वो अपना बैलेंस खो देगा. लेकिन अगर कोई उसके नज़दीक आकर धीरे से उसको पुश करता है और धीरे धीरे वो ज़ोर बढ़ाता चला जाता है तो आपको अपने को संभालने का एक समय मिलता है. तो उस वजह से आपकी जो एबिलिटी या जैसे कहें रेंज है, जो क्षमता है उसको बियर करने की, उस डिस्टर्बेंस को विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, विदाउट गेटिंग डिसबैलेंस इज डेफिनेटली लार्जर. तो इन ट्रांजिएंट the stability limit is relatively lesser. However, the formula is the same, P equal to EV upon x sin delta. Now, कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है? जैसा कि अभी हमने उस फॉर्मूले को डिस्कस किया था, P इक्वल टू EV x sin डेल्टा. तो हमको समझना होगा ये कारक हमको दोनों ही स्टेबिलिटी, चाहे स्टेडी स्टेट की बात करें चाहे ट्रांजिएंट की बात करें, तो ये दोनों फैक्टर ही हमको समझाने में मदद करते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जिन पे कि ये निर्भर करती है. तो E इज़ ऑब्वियसली जनरेशन वोल्टेज, तो इंटरनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर्स it is affected by that. Beside that, resistance of machines, okay, resistance of the transmission line, or we can say the total transmission reactance also of the transmission line, तो X part. Beside that, internal voltages of motors, if there are any motors in the systems, तो ये उसके internal voltages पर भी depend करता है, निर्भर करता है. साथ के साथ the response of excitation system. तो एक्साइटेशन सिस्टम्स का रेस्पॉन्स कैसा है? रेस्पॉन्स से क्या माने कि क्विकली वो रिएक्ट कर रहा है, स्लोली रिएक्ट कर रहा है, क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या उसकी रेटिंग है, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या डिज़ाइन है. तो सिस्टम डिज़ाइन के साथ साथ इवन एक्साइटेशन सिस्टम के का जो डिज़ाइन है दैट ऑल्सो अफेक्ट्स. बिसाइड दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ AVR एंड गवर्नर सिस्टम. व्हाट इज़ AVR? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर. तो वोल्टेज रेगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है सिस्टम में, वो ऑटोमेटिक है या नहीं, तो इस पर भी आपके स्टेबिलिटी अफेक्ट करती है. बिसाइड दैट गवर्नर, बिकॉज यू नो इट इज़ ऑल्सो ए मेथड टू कंट्रोल द जनरेशन. तो इफ गवर्नर सिस्टम इज़ देयर देन ऑफ कोर्स इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दैम. लेकिन इसमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात करते हैं या ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम उसमें गवर्नर सिस्टम या एक्साइटेशन सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं. ये अजम्पशन रहता है कि दे आर डीएक्टिवेटेड. बट एक तीसरी स्टेबिलिटी जो कि स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी का ही स्वरूप है वो है डायनेमिक स्टेबिलिटी. तो डायनेमिक स्टेबिलिटी के परव्यू में ये कंसिडरेबल है दिस पार्ट, ओके, बिकॉज देयर वी सी द रोल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स एंड गवर्नर सिस्टम. सो सिंस हम इस समय जो डिस्कशन वो स्टेबिलिटी का पूरे स्वरूप में कर रहे थे, तो इस वजह से हमने इस कारक को भी जो कि डायनेमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड है इंक्लूड कर लिया है, ओके. अदरवाइज दीज फैक्टर्स आर द मेन फैक्टर्स फॉर द स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, ओके, एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ओके, एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, these factors, okay. This third factor is only relevant for dynamic stability because in the first two stability the availability of AVR and governor system is not considered. Beside that, what are the ways and means to improve the stability? There are various ways. The biggest of them is the use of compensating techniques, use of compensation. क्योंकि आपको समझना है कि किसी भी केस में, किसी भी स्थिति में आप जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट को सुपरसीड नहीं कर सकते. तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अगर स्वतः ही ये करेक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो आपको कंपनसेटिंग टेक्निक सिस्टम में इंश्योर करनी होगी जिससे कि वो उसकी लिमिट जो है उसकी टॉलरेंस रेंज बढ़ जाए. साथ के साथ यूज़ ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर और थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर्स. बिसाइड दैट
design of and selections of rotating equipments, different rotating equipments. Rotating equipment से क्या मायने हैं? Rotating equipment से मायने हैं machines के, चाहे वो generating हों, चाहे वो motors हों. इसके अलावा use of high speed जो एक्साइटेशन सिस्टम्स एंड रिक्लोजिंग ब्रेकर्स. तो जो आपका एक्साइटेशन सिस्टम है उसका रेस्पॉन्स कितना क्विक है, क्योंकि ये वो फैक्टर था जैसा आपने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा जिस पे ये डिपेंड करता है. तो अगर आप इसको इंश्योर करते हैं कि एक्साइटेशन सिस्टम का हाई स्पीड है तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द stability. Beside that, reduction of the transfer reactance. Okay, if you remember that EV upon X, so there this is the transfer reactance. So means if this X is reduced, then of course you will be improving the stability. Now use of fast acting automatic voltage regulators या automatic voltage generators. So fast acting, you can word the response time is emphasized here. Beside that, applications of power system stabilizers, so as to regulate the different parameters. So power system stabilizers, they help in regulation of the different electrical parameters in the system. Now equal area criterion, this is a graphical method. It is a graphical methods and it is basically derived from the swing equation itself. swing equation हमने पिछले भाग में उस पर चर्चा की थी. तो आपको याद होगा कि दिस इज इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज स्विंग इक्वेशंस आल्सो. हियर इट इज m/d2 डेल्टा अपॉन dt स्क्वायर. ओके, दैट इज इक्वल टू pa. व्हाट इज pa? pa इज ए एक्सेलरेटिंग पावर. ओके, so if you multiply this, if you consider this to be an equation 1 and you multiply with the factors, okay, 2 d delta upon dt on both side, okay, it's the same equation, we have simply multiplied, okay, then this whole expression that you are seeing on the left side, जो आप बाईं ओर ये पार्ट देख पा रहे हैं, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, d delta upon dt स्क्वायर एंड डेरिवेटिव. बिकॉज अगर आप इस एक्सप्रेशन को जो रेज डी डेल्टा अपॉन डी टी का स्क्वायर है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए हमने क्या किया, ये दोनों फैक्टर्स को लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई किया एंड देन वी हैव बीन एबल टू गेट दिस फॉर्म. हमको ये स्वरूप मिल गया है एंड दिस विल होल्ड लाइक 2pa अपॉन m d delta upon dt. Okay, now if we integrate this, let's say this is an equation 2, okay, with respect to the time, then we get this expression d by dt d delta upon dt square and then 2pa m, okay, d delta upon dt and this dt, which is further simplified because integration is there, so obviously this becomes irrelevant. So we get d delta upon dt square equal to 2pa m d delta. So we are deriving from the swing equation and we are getting this form. Okay, now see this. Now previous expression was square and now we are taking to single expression. So this we can write like root. Okay, this is root 2 by m pm minus p max sin delta, okay, d delta. because अगर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे और उसकी लिमिट्स को देखेंगे तो दिस इज लाइक डेल नॉट एंड दिस इज लेट्स से डेल मैक्स. you will get this expression, okay, sin delta pm this delta. Okay, now 2 by m, so this expression is substituted as pa. This is the accelerating power because what is pa? Pa is pm minus p and what is p? P is equal to p max sin delta. Okay, so we have substituted, this whole expression has been replaced by pa. तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हमने pa लिख दिया है एंड देन दिस इज 2 by m pm minus p. So you can see this is pm minus p d delta. Now under a steady state, because you know at under steady state this d delta by dt is 0 because the system runs on synchronous speed ns. So it runs on synchronous speed ns. So obviously if you differentiate this you will get it equal to 0 because ns is constant. Okay, so if you substitute it here you will get this expression pa d delta equal to 0 because you remember this expression 2 is constant, m is constant.
okay, and then PA d delta, because these are constants, only this can be 0. If you substitute d delta equal to 0, then only this PA d delta can be 0. Okay. So this is what the equal area criteria says. It says that if you take this, this is P, this is delta, and if you draw this, okay, अगर हम इसको लें, लेट्स से यहाँ से शुरू करते हैं, लेट्स से this is PM and this is this expression, this graph is basically P. This is the variation of electrical power, and let's say this is a constant power which is PM, mechanical power. So you either change mechanical power or you change electrical power. So right now we are talking about variation of electrical power, and this is a delta. You are seeing the variation delta, or with respect to the time t, means time is changing, obviously rotor angle will also change. So if you see, it says that if this is let us say the point where this is del naught, तो हम माना कि let us say t naught initial time t पर ये del naught है और fault एक time पे हुआ है, that is let us say this is a fault time t. So it says कि जो accelerating part है, यहाँ पे आप देखेंगे pm और t, या tm और जो t है same होगा pm, in fact this at this point, this is called the initial point, this is called the initial point. At this point PA is equal to 0, okay, and then a fault occurs and then obviously the P will be 0. अगर fault हो गया, electrical fault हो गया है, तो P क्या हो जाएगा, P will be equal to 0, whereas PM will not be 0. तो ऑटोमेटिकली PM माइनस P is एक्सेलरेटिंग पावर, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, यानी कि यहाँ टाइम के साथ जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, आपका एंगल भी इंक्रीज करेगा और ये एक्सेलरेशन मोड में जाएगा. तो दिस एरिया विल बी लेट्स से A1, दिस विल बी कॉल्ड एक्सेलरेटिंग एरिया. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस आफ्टर लेट्स से पॉइंट फॉल्ट इज क्लियर्ड हियर, तो फॉल्ट क्लियरिंग के बाद भी आपका डेल्टा एंगल इंक्रीज करेगा, और लेकिन ये डी एक्सेलरेशन में जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका जो एक्सेलरेशन है वो डी एक्सेलरेशन में हो जाएगा. सो दिस विल बी कॉल्ड द डी एक्सेलरेटिंग एरिया. तो इक्वल एरिया क्राइटेरियन सेज दैट दिस A1 शुड बी इक्वल टू A2. A1 should be equal to A2, means accelerating area should be equal to deaccelerating area. Well, so let's talk एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. न्यूमेरिकल में दिया एक जनरेटर दिया हुआ है जो डिलीवर क्या पावर कर रहा है, 1 PU पर यूनिट में, ओके, टू एन इनफाइनाइट बस थ्रू ए प्योरली रिएक्टिव नेटवर्क. द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर्ड बाय द जनरेटर इज गिवन एज 2 PUs, मीन्स जो P max की वैल्यू है वो 2 PU दिया हुआ है पर यूनिट, ओके, दैट इज द मैक्सिमम परमिसिबल. नाउ ए 3-phase fault occurs at terminals of generator which reduces the generator output to 0, ओके. सो एक फॉल्ट हो गया है तो उससे जनरेटर का आउटपुट यानी कि P क्या हो जाता है, द P इज बिकमिंग 0. द फॉल्ट इज क्लियर्ड आफ्टर टाइम TC. तो TC टाइम के बाद फॉल्ट आपका क्लियर हो रहा है. द ओरिजिनल नेटवर्क इज रेस्टोर्ड देन, ओके, आफ्टर TC के फॉल्ट क्लियरिंग के बाद आपका ओरिजिनल नेटवर्क ऑटोमेटिकली रेस्टोर कर जाएगा. द मैक्सिमम स्विंग ऑफ द रोटर इज फाउंड टू बी 110 इलेक्ट्रिकल डिग्री. तो जो डेल मैक्स की वैल्यू दी हुई है वो 110 इलेक्ट्रिकल डिग्री दिया हुआ है. देन द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट विल बी द रोटर एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री एट T इक्वल टू TC. तो क्या रोटर एंगल होगा, मीन्स बेसिकली इट इज़ आस्किंग फॉर डेल्टा C, ओके. तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ओके. आई विल टेक इट इन दिस वे. You know, for stable condition, you know, A1 should be equal to A2. Let's see. So let's say अपने स्टेबल के रेफरेंस में this is P, this is डेल, ओके, और ये टाइम एक्सिस है. तो लेट्स से
what is this? This is P, which is obviously increasing. This is, let us say, PM. Okay. What is PM? PM is mechanical power. What is P? P is electrical power. Okay. So, this is a variation of P with respect to the delta. What is delta? Delta is basically rotor angle, power angle, load angle. Okay. So, you see that ये stable state था, this is a stable state. Okay. At this part obviously PA is equal to 0. Why PA is equal to 0 at this part? PA is 0 because PA is an accelerating power. So, at steady state, when the operation was normal, at a steady state the mechanical power is equal to the electrical power. So, and then that is why PA equal to 0, because at this it was running at a constant speed, d delta by dt was 0. Now, once fault has occurred, P will become 0. So, PM will be more than PE. Okay. So, basically you can say PA will become PM. Okay. So, obviously acceleration will occur, and then let us say this fault is cleared at time, let us say fault is cleared at time, let us say t. Okay. Now, so clearing time, so that it will be, let us say, Tc, but thereafter still it will move. Okay. It will, because इसके बाद क्या है, फर्दर आप देखेंगे रोटर एंगल ये डीएक्सेलरेशन मोड में चला जाएगा. यहाँ तो क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन मोड में ये फर्दर जा रहा था, लेकिन इसके बाद जैसे ही फॉल्ट क्लियर होगा तो इनर्शिया की वजह से ये अभी भी रोटर एंगल आगे फर्दर मूव करेगा. सो लेट्स से दिस इज फाइनली स्टेबल एट दिस पार्ट. सो लेट्स से ये मूव करते हुए यहाँ पहुँच गया, एंड लेट्स से डेल मैक्स इज सम वैल्यू गिवन हियर, maximum. Okay. Now you must understand that this is the area A1, क्योंकि ये acceleration mode में है. This is area A1. Okay. And this is area A2. This one. Equal area criterion says that for the stability these two areas should be equal, or this area should always compensate for this area. If this is less than even this one, still it will be able to resume to normal state. But if this area A2 becomes more than A1, the system will not restore to normalcy. It will lose out the synchronism. So, as we said, A1 should be equal to A2. Okay. You can see here PC, PS is equal to del C, del naught. So, this is del C, this is del naught. Okay. This is equal to, क्योंकि ये A1, this is the A1, this is A1 part. Okay. PS आप देख सकते हैं, ये del naught है, ये del C है, this is del C. Okay. So del naught PS into del C minus del naught, and then here it is, अगर हम इसका इस पार्ट को देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कर. दिस इज, यू कैन सी इट इज ऑन ए sinusoidal value, this here. So this is sinusoidal part, Px, Pmax sin delta, this part Pmax sin delta, this is a sine wave, minus Ps, because हमको इस पार्ट में इंटरेस्ट है, this one, so हमको माइनस करना पड़ेगा minus Ps. So this is the this part. So this is Pmax sin delta, this part, and then okay, this is the variation, and minus this one. क्योंकि याद रखिए A1 के लिए हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं और A2 के लिए हम इस पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं. सो इट विल बी Pmax sin डेल्टा माइनस PS. सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस लेंथ, हमने इसको माइनस कर दिया, केवल इस लेंथ को कंसंट्रेट किया हुआ है. ओके. एंड देन d डेल्टा. सो फर्दर वी कैन राइट Pmax cos डेल्टा C, क्योंकि अगर आप इसको बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे तो साइन डेल्टा का इंटीग्रेशन क्या आता है, cos डेल्टा C. ओके, नेगेटिव माइनस डेल्टा C. देन cos del max. Now, so this expression will be differentiated to this form. Okay, and then we will get this expression. Then with cancelling out, you will get this expression, and you will get this expression del C, and this will be equal to this. अगर आप इसको numerically solve करेंगे, you will get these, and eventually this expression will come like this.
cos delta c minus this, and by substituting all these values, because mind it उसमें 2 दिया हुआ था पार्ट 1 sin डेल्टा, तो डेल्टा हमारा जो आएगा वो पाई बाई 6 आएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास डेल मैक्स भी दिया हुआ था 90 डिग्री, और जो डेल सी का है जो पार्ट आएगा वो 30 डिग्री आएगा। जब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके, डेल नॉट इज 30 डिग्री एंड साइन मैक्स इज साइन डेल मैक्स इज 90 डिग्री। तो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट डेल्टा सी इक्वल टू 69 पॉइंट दिस, जहाँ की इनिशियल डेल्टा पाई बाई 6 था 30। तो बाई सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज यू विल गेट क्रिटिकल एंगल, critical rotor angle. What is critical rotor angle? Critical rotor angle means the angle before which the fault should be cleared. Fault should be cleared, because if your delta becomes more than delta c, then your system can lose stability. Okay. So meaning thereby your delta should always be or equal to delta c, because if it is equal, it is mean it is on boundary line, it's a critical conditions. ओके तो यानी कि रोटर एंगल डेल्टा सी होने से पहले ही फॉल्ट क्लियर हो जाना ज़रूरी है। और अगर इसको टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसी चीज़ की एनालॉगी है कि फॉल्ट जो क्लियरिंग टाइम होना चाहिए वो टी शुड बी लेस देन टी सी। सो द फॉल्ट क्लियरिंग टाइम शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू टी सी। इफ़ योर टी इज़ ग्रेटर देन टी सी देन द सिस्टम विल लूज सिंक्रोनिज्म। वाई? बिकॉज अगर टी सी से ज़्यादा होगा तो जो A2 है आपका जो एरिया है, जो कि डी एक्सेलरेटिंग एरिया है, दैट विल बी मोर देन द एक्सेलरेटिंग एरिया। तो मीनिंग देयर बाई जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है एक्सेलरेशन के दौरान रोटर में, इट विल नॉट बी रीस्टोर्ड एंड ऑब्वियसली द सिस्टम विल लूज सिंक्रोनिज्म। तो उसको इंश्योर करने के लिए वी मस्ट टेक केयर दैट द फॉल्ट क्लियरिंग टाइम शुड ऑलवेज बी लेस देन द TC, that is a critical time, and delta C should always be del should always be less than del C for clearing the fault. So basically this is a graphical method जैसा आपने देखा, और ये हमको स्टेबिलिटी एनालिसिस में मदद करता है, और इससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम का फॉल्ट कितने निश्चित समय में क्लियर हो जाना चाहिए। सो स्विंग इक्वेशंस वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस। इन दिस लेक्चर्स, अगर इस लेक्चर में हमने क्या समझा, इस लेक्चर में हमने समझा कि ग्राफिकल मेथड जो कि इक्वल एरिया क्राइटेरियन है उसकी मदद से कैसे स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। तो अंततः ये बात समझ में आई कि कोई भी फॉल्ट, उसका मैग्नीट्यूड और उसका ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ा फॉल्ट आपने कितने भी मैग्नीट्यूड का अप्लाई किया और सिस्टम विल नॉट लूज द सिंक्रोनिज्म। नो, अगर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट इज लार्ज देन इट मस्ट बी क्लियर्ड इन एज मिनिमम पॉसिबल टाइम एज पॉसिबल, एंड दैट मिनिमम टाइम इज नोन एज द क्रिटिकल टाइम. So that helps you, that help us, that make us aware that the stability should not be compromised. तो आज हमने ये भी समझा कि कौन कौन से कारकों से आप स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे ध्यान दे के हम अपनी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और स्टेबिलिटी का मायने क्या है कि आपका सिस्टम अगर ये डिस्टर्बेंस होते रहते हैं उसके बावजूद भी नॉर्मल ऑपरेशन को इंश्योर करेगा। सो स्टेबल सिस्टम इज़ द वन विच इज़ एबल टू regain its original state despite being subjected to disturbance. Okay, thank you.